The PIB now, and PIB, yesterday's PIB was little bit very big because too many announcements under cabinet के अंदर बहुत सारी announcements की गई है. So we'll talk about all the announcements under cabinet in this PIB. So this PIB will be really very crucial because some new yojnas, some new schemes, some new initiatives announced by Government of India in the yesterday's meeting. These days cabinet meetings are very frequent, very frequent cabinet meetings are there. सो जितनी फ्रीक्वेंट कैबिनेट मीटिंग्स रहेगी उतने ज्यादा सवाल है जो हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके, दूसरा, जैसे मैंने आपको कल भी एक पॉइंट कहा था कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट को 100 दिन पूरे हुए हैं, 100 डेज पूरे हुए हैं. सो 100 डेज पूरे होने का क्या क्या अचीवमेंट किया गया उसको लेके अमित शाह साहब ने भी कल एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी अचीव्ड टिल दिस टाइम. तो ये चीजें आती रहेगी, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे बनते रहेंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए कि कल के पीआईबी के अंदर क्या क्या मेन पॉइंटर्स हमारे लिए थे. तो पहला न्यूज विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, इसके ऊपर कल के लेक्चर में हमारी बात हो गई थी. कैबिनेट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन. सो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का एक पैनल बनाया गया था, हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी. दिस हाई लेवल कमिटी वाज हेडेड बाय रामनाथ कोविंद सर, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस ईयर इन 2024 मंथ ऑफ मार्च दिस कमिटी गेव सम रिकमेंडेशंस. कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, इलेक्शन के पहले ही ये रिकमेंडेशन आ गए थे और उन रिकमेंडेशन को अभी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है. So whatever the recommendations given by this committee accepted by the cabinet, and कैबिनेट मेंशन वन थिंग, एक और चीज मेंशन की गई है कि जो अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन आएगा, हमारे संसद का सत्र आएगा अभी के, उस सेशन में इसका बिल प्रेजेंट किया जाएगा. इसका मतलब है कि बाय पार्लियामेंट्री एक्ट इन सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. बट ऑब्वियस करना पड़ेगा बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बहुत सारे बदल करने पड़ेंगे अगर एक साथ पूरे देश का इलेक्शन करवाना है. तो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, जिनके पास जिम्मेदारी होती है कैबिनेट के सारे अनाउंसमेंट्स को दुनिया के सामने रखने की, तो उन्होंने ये जानकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी इज हेडेड बाय रामनाथ कोविंद सर. इसके अंदर अमित शाह सर भी थे. इन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया था, इन्होंने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से. देन गुलाम नबी आजाद साहब, सुभाष कश्यप जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, देन हरीश साल्वे, वेरी फेमस लॉयर, उसके बाद संजय कोठारी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और उसके बाद एनके सिंह सर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं. जिया, मेंबर्स के नामों को लेके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, स्पेशली कमिटी के हेड और फिर बाकी मेंबर्स, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नाउ अब इन्होंने क्या क्या पॉइंटर्स मेंशन किए, तो इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, विच पॉइंटर्स दे हैव मेंशन. नाउ रामनाथ कोविंद कमिटी ने कहा कि हमें दो फेजेस में, वी नीड टू इंप्लीमेंट दिस इन टू फेजेस, दो फेजेस में हमें इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस साथ में करवाने पड़ेंगे. सो मोस्टली 2029 के जो इलेक्शंस होंगे वो लोकसभा विधानसभा के साथ में करवाए जाएंगे, ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है. देखिए क्या है, 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 इयर्स का टेन्योर होता है. तो मोदी गवर्नमेंट का 5 साल का टेन्योर होगा, तो उस समय सारे स्टेट्स के भी इलेक्शंस एक साथ करवा देंगे. तो कुछ इस तरीके से भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिन स्टेट्स के इलेक्शन सपोज 2028 में होने हैं, उनको एक साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा कि भाई इलेक्शन 2029 में करते हैं. जिनके इलेक्शन शायद 2030 में होने हैं, उनके इलेक्शन जल्दी करवा देंगे. तो सारे स्टेट्स और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन सेम टाइम पे करवाने के लिए यहां पे सारी जद्दोजहद, सारे एफर्ट्स लिए जाएंगे. फिर दूसरा फेज जो होगा, सेकंड फेज में लोकसभा, विधानसभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत, सारे इलेक्शन साथ में करवाए जाएंगे. ये बड़ा हेक्टिक रहेगा, दिस विल बी रियली वेरी वेरी हेक्टिक जॉब. ओके, सो इन सेकंड फेज कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस विद इन 100 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन. सो देखो सेकंड फेज में बेसिकली क्या हो रहा है,
पहले ये होगा कि उसके 100 दिन के बाद पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो गए कि इन फ्यूचर में फिर ये सारी चीजें साथ में हो सकती है, ये भी एक प्लान यहाँ पे किया गया। पर पहले पॉइंट ये है कि पहले लोकसभा, विधानसभा और फिर उसके 100 दिन के बाद पंचायत, म्युनिसिपालिटीज के इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो एक कम टाइम के अंदर ही चारों अथॉरिटीज के इलेक्शंस हो जाएंगे, तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। फ्यूचर में फिर सबको एक साथ लेके आ सकते हैं। सो वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसका फायदा क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा सबसे बड़ा यह है, पैसा बहुत बचता है। किसका पैसा बचता है? गवर्नमेंट का पैसा बहुत बचता है, या फिर देश का जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो बहुत बचता है। इलेक्शन कमीशन के खर्चे बहुत बच जाते हैं क्योंकि सारे इलेक्शंस एक साथ हो रहे हैं। सो वो एक फायदा है। दूसरा, टाइम बहुत बचता है बिकॉज इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए बहुत एफर्ट्स, बहुत टाइम की जरूरत पड़ती है, वो आपको सपोर्टिव रहेगा। तीसरा पॉइंट, जब भी इलेक्शंस अनाउंस होते हैं स्पेशली लोकसभा, विधानसभा के, तो ना कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होता है। आपको पता होगा, अभी आपने जनरल इलेक्शन के टाइम देखा होगा, नई पॉलिसी नहीं ला सकते, नई योजना अनाउंस नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। अब हमारे देश में हर 1-2 साल बाद किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता है। हर 1-2 साल में किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन होता है, तो भाई काम रुक जाएंगे ना देश के, या पर्टिकुलर स्टेट के काम रुक सकते हैं। तो इसीलिए एक साथ सब कुछ कर लो, ज्यादा बेटर होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है और डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो सकता है। अब इसको क्रिटिसाइज किया भी जा रहा है। क्रिटिसाइज करने का रीजन यह है क्योंकि जो स्टेट्स का अपना वे होता है, वो वे कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, फेडरलिज्म मींस स्टेट, इंडिया में भारत में स्टेट्स का भी अपना एक अलग वे होता है काम करने का। हर स्टेट का एक अपना अलग तरीका होता है। वन नेशन वन इलेक्शन करने से शायद स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो हैम्पर हो सकती है, इसलिए क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। हमें फिलहाल क्रिटिसिज्म के ऊपर बात नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या क्या पॉइंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सो विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब वन नेशन वन इलेक्शन ये हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है। 1951 से लेकर 1961 में भी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन करवाए गए थे। तो याद रखना, दिस इज नथिंग न्यू, इट वाज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड इन 1951 टू 1967। सो ये भी एक पॉइंटर यहां पे मेंशन किया गया है। इवन लॉ कमीशन, इवन पार्लियामेंट्री कमिटीज, सब ने इसके बारे में रिकमेंडेशंस दिए थे और फाइनली ये इंप्लीमेंट किया गया। अब मुझे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कुछ अगर इंप्लीमेंट करना है तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस कौन से आर्टिकल के अंदर होंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल चेंज किया जाएगा, ये भी हमारे हाई लेवल कमिटी ने बताया है। तो कौन से आर्टिकल्स है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर दिस इलेक्शन, इसके लिए जो आर्टिकल नंबर में चेंज करना पड़ेगा वो 82A जो है, आर्टिकल नंबर 82A, वो उस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा बिकॉज सेम तरीके से अगर आपको इलेक्शंस करवाने हैं तो ये पहला पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। दूसरा, अगर लोकल बॉडीज के मींस ये जो विधान, पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, इनके इलेक्शंस अगर एक साथ करवाने हैं तो 324A इस आर्टिकल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो 82A 324A ये मेजर चेंजेस है जिसकी बात की गई है। और चेंजेस की बात बताता हूं मैं, और आर्टिकल है जो जरूरी रहेगा। यस, तीसरा आर्टिकल 325, आर्टिकल नंबर 325, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को लेके ये आर्टिकल है। सो 82A 324A एंड 325, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स है, उसकी भी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 83, 82A के अलावा आर्टिकल नंबर 83 के ये लोकसभा इलेक्शंस को लेके है। आर्टिकल नंबर 172 ये विधानसभा इलेक्शंस को लेके है। सो 1, 2, 3, अभी तक ये 3 बड़े इलेक्शंस के लिए। उसके बाद आर्टिकल 324 की तो हमने बात कर ली। देन आर्टिकल नंबर 356 भी रहेगा। आर्टिकल नंबर 356 ये प्रेसिडेंट्स रूल को लेके होता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सपोज किसी स्टेट में गवर्नमेंट ही नहीं है काम करने के लिए, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति राजवट लगाई जाती है। तो उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो 356 में भी अमेंडमेंट करने की बात की गई है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये 6 बड़े अमेंडमेंट्स या इन आर्टिकल्स में मेजर अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े अमेंडमेंट्स और बाकी भी आर्टिकल्स में रहेंगे, पर जो मेन आर्टिकल्स है जो रामनाथ कोविंद कमिटी ने स्पेसिफाई किया हुआ है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ये प्रेसिडेंट्स रूल को लेके है, ये दोनों लोकसभा को लेके है, ये विधानसभा को लेके है, 324 ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्राम पंचायत के इलेक्शंस को लेके है, और 325 ये हमारे इलेक्शन कमीशन को लेके है। सो इनमें बदलाव करने की बात की गई है। अब ये बदलाव जब किए जाएंगे तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट में वैसे भी आने वाले विंटर सेशन में, हमारे देश में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। सो बजट और मॉनसून सेशन तो हो गया, अब आने वाले समय में विंटर सेशन रहेगा और उस विंटर सेशन में इसका बिल प्रेजेंट किया जाएगा, ऐसा भी मेंशन किया गया है। so many questions will be asked for the exam point of view, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जरूरी है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट अनाउंसमेंट बाय द कैबिनेट यस्टरडे, कैबिनेट का एक और बड़ा अनाउंसमेंट कल, बायो राइड नाम का एक स्कीम है फॉर कटिंग एज रिसर्च डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको कहा था बायो इकोनॉमी, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, इसी करंट अफेयर्स के सेशन में बायो इकोनॉमी इस कंसेप्ट पे हमारी बात हुई थी। बायो इकोनॉमी के अंदर हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को इतना स्ट्रॉन्गर बनाइए कि इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बन जाए, हमारे देश के इकोनॉमिक सेक्टर का एक हिस्सा बन जाए। तो उसी लिए एक बेहतरीन सी योजना लाई गई है बायो राइड नाम की। अब बायो राइड जो है वो बेसिकली काम करेगा कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ऑब्वियसली R&D रिसर्च डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। अब बायो राइड का फुल फॉर्म तो रहेगा, बट ऑब्वियस है फुल फॉर्म देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है कि इनोवेशन भी रहेगा, रिसर्च भी रहेगा और बिजनेस, जिसको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के एंगल में बिजनेस डेवलप करना है वो भी चीज यहां पे रहेगी। सो बायो राइड ये इसे नाम दिया गया है। आपको याद है कुछ दिनों पहले हमने एक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के एंगल में, योजना का नाम बता सकते हो, याद आ रहा है कुछ योजना का नाम? ऐसे कुछ सिमिलर था योजना का नाम के, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके हमने कुछ दिनों पहले एक योजना डिस्कस की थी, वो भी कैबिनेट का अनाउंसमेंट था, लास्ट वीक की बात करेंगे, तो एक बार जल्दी बता दीजिएगा। यस गाइस, यस, ई ड्राइव, एब्सोल्युटली राइट, ई ड्राइव की बात हमने लास्ट टाइम की थी, वेरी गुड, यहां पे बायो राइड की बात हो रही है। सो ई ड्राइव एंड बायो राइड कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो वैसे नाम भी अलग है, पर क्या है कभी कभी ना थोड़ा दिमाग इधर का उधर चला जाए, नहीं तो पता लग चलेगा ई राइड लिख दिया और बायो ड्राइव कर दिया, तो फिर मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे जो आपको लॉन्ग ड्राइव पे भेज देंगे एग्जाम से दूर, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें मोदी जी ने क्या क्या पॉइंट मेंशन किए। पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, द योजना, यहां पे 9197 करोड़ का ये पॉलिसी है एंड द पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंटेड एंड द प्रपोज्ड आउटले। अब ना यहां पे बड़ी खतरनाक सी चीज है। चीज क्या है? 2022-21 से लेके 25-26 तक की बात की है, तो रेट्रोस्पेक्शन में जाके पैसा यूज होगा। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है अभी हम 2024 में, इन्होंने मेंशन किया है कि 2021-22 से लेके 2025-26 ऐसा इनके द्वारा मेंशन किया गया है। सो ऑलरेडी जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट चल रहे हैं, ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए भी ये हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। सो रेट्रोस्पेक्शन में जो पहले 21-22 से जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो ये एक फैक्टर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन अगर आया 90% लोग गलती करके आएंगे, क्योंकि हम सोचते कि योजना तो अभी अनाउंस की गई, तो फिर 21-22 कहां से लिखेंगे, ये तो फिर 24-25 होना चाहिए या फिर वॉटेवर इस तरीके से। तो कभी कभी गवर्नमेंट खेल कर जाती है, वो खेल समझना जरूरी है। एग्जामिनर समझ लेता है और एग्जामिनर फिर जानबूझ के सवाल पूछता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या है? प्रमोट बायो एंटरप्रेन्योरशिप, बायो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस को प्रमोट करना, एडवांस इनोवेशन,
facilitate industry academic collaboration, encourage sustainable bio manufacturing, support research through extramural funding and natural human resource in biotechnology sector. So these are some factors. ये नीचे वाले फैक्टर्स हमें बैंकिंग एग्जाम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं. वी जस्ट शुड नो अबाउट दिस एंड द फुल फॉर्म, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इतना एग्जाम के लिए इनफ रहेगा. यस, वही सारी चीजें यहां पे मेंशन की हुई है. तो ये जो बायो राइड नाम की पॉलिसी है, इस पॉलिसी को 3 पार्ट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक पार्ट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दूसरा पार्ट होगा, एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री ये तीसरा पार्ट रहेगा. तो इस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने की बात गवर्नमेंट ने की है. बाकी बजट एलोकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया था, वो तो हमारे लिए क्लियर है. 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसे इंप्लीमेंट किया गया है. सो एनके सिंह सर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है. उन्होंने एक्चुअली इसके बारे में गाइड किया था, सजेस्ट किया था, तो उन्हीं के सजेशंस को यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकता है. यहां पे लिखा भी है 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो ये भी एक फैक्टर ध्यान में रखिएगा. फिलहाल 16 फाइनेंस कमीशन है. Who is the head of 16 Finance Commission? Please put your answers into the comment section. Who is the head of 16 Finance Commission right now? एक बार जल्दी बता दीजिएगा. I will go forward. Okay. यही है, पूरा का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, पर इतना डिटेलिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने जस्ट सेफ साइड यहाँ पे सब सारी चीजें डाल दी है. Jay, we'll go to the next news. Next news is very, very interesting, and especially for the young generation, for the Gen Zs, it will be really very attractive. Cabinet clears establishment of National Center of Excellence of Animation, Visual Effect, Gaming, Comics and Extended Reality. So AVGC XR नाम का एक सेक्टर हमारे पास है. So गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर एस्टैब्लिश करने की बात की है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश करने की बात की है. दोज हु वांट्स टू वर्क इन द एनिमेशन बिजनेस, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सेक्टर्स में जो काम करना चाहते हैं उनके लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट किया जाएगा, ऐसा भी मेंशन किया गया है. इट्स अ वेरी बिग अनाउंसमेंट, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है. क्वेश्चंस यहाँ पे काफी सारे जो एग्जाम में आ सकते हैं. जी हाँ, अब देखते हैं मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, या इसके ऊपर क्या बात हो रही है. सबसे पहले ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा, इसे कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएट किया जाएगा. मैं पहले क्लियर कर देता हूं, शायद यहां पे दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं थोड़ा बैकलाइट चेंज कर देता हूं, सो यू विल सी प्रॉपरली. ध्यान दीजिए, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है कि उसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत क्रिएट किया जाएगा. सेक्शन 8 के अंदर कोई भी कंपनी अगर बनती है, कंपनीज एक्ट के अंदर, या कोई भी संस्था बनती है, तो नॉन प्रॉफिटेबल होती है. जैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेक्शन 8 के अंदर क्रिएट किया गया है, नॉन प्रॉफिटेबल. तो सेम वे ये भी नॉन प्रॉफिटेबल होगा. अगेन कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 याद रखना. दूसरा, टू बी सेटअप इन मुंबई महाराष्ट्र. इसका सेटअप कहां होगा? तो मुंबई महाराष्ट्र. एंड FICCI एंड CII टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा FICCI एंड CII जो हमारे देश के इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स है, वो इसके मेंबर्स रहेंगे, वो इसका पार्ट रहेंगे. जल्दी से कमेंट सेक्शन में FICCI एंड CII का फुल फॉर्म और उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर बता दीजिएगा फटाफट एक बार. कई बार हमने इसके ऊपर बात की हुई है. दोनों इंडस्ट्रीज के ग्रुप है जिनका भी सपोर्ट यहां पे गवर्नमेंट लेने वाली है. तो अगेन रिपीट करता हूं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, कॉमिक्स, इसे मुंबई में क्रिएट करेंगे. सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, FICCI and CII will be the partners of this particular. Now it act as the pinnacle institute for the anchor the AVGC XR ecosystem in India. So basically इंडिया में ये ना AVGC एंड एक्सटेंडेड रियलिटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटी हमें बहुत ज्यादा है. वही एक फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया. एंड देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सपोर्टिव होगा. अब यहाँ पे आते हैं, अब इसके साइलेंट फीचर्स तो हमने देख लिए, वैसे सारी चीजें वैसे हो गई है. फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ इंडियाज
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर बोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड ग्लोबल आउटरीच। अगर आप देखोगे ना एनिमेशंस के मामलों में, गेमिंग के मामलों में इंडिया अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी भी हम इतना स्ट्रांग नहीं, अभी भी हम फॉरेन कंट्रीज के विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग की बहुत तारीफ करते हैं और अच्छा भी होता है। सो इंडिया को भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ये मेजर फोकस है। इसके अलावा विल फंक्शन एज अ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड नर्चरिंग स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक्सेलेंस सेंटर काम करेगा। देन विल पोजीशन इंडिया एज अ कंटेंट हब। ये जो फील्ड है, इस फील्ड का कंटेंट हब इंडिया बनना चाहिए। फिलहाल चाइना बहुत स्ट्रांगली काम करता है, जापान, कोरिया बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। सो इंडिया शुड बी आल्सो अ स्ट्रांगेस्ट कंट्री इन दिस सिनेरियो, ये भी यहां पे फोकस है। एंड इंडिया सॉफ्ट पावर ग्लोबली अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बस हमें एक अच्छी पॉलिसी क्रिएट करनी थी, एक अच्छा सेंटर क्रिएट करना था, जो सेंटर मुंबई में क्रिएट किया जाएगा, जो मेंशन किया गया है। तो वही सारी चीजें जो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ध्यान रखिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डिटेलिंग है, डिटेल इंफॉर्मेशन है जो यहां पे मेंशन किया गया। बाकी जो मेन पॉइंटर्स है वो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू मैंने आपको बता दिए, उतने ही पढ़ के जाइएगा, विल बी मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अब ध्यान दो, अब इस सेंटर को क्रिएट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का पॉइंट उसमें रह गया था, वो भी मैं आपको बताता हूं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के इन्होंने 2022-23 के बजट में इसके बारे में वैसे अनाउंसमेंट कर दी थी। मींस निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी 2022-23 के बजट में कि ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। अब इसका पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। ये दो मिनिस्ट्रीज अश्विनी वैष्णव साहब के पास आती है और वही यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। फिनेंस मिनिस्ट्री ने बस बजट के अंदर अनाउंसमेंट कर दी, पैसों को लेकर अनाउंसमेंट कर दी, पर सारा काम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। That's it, that will be enough from this particular news। आगे बढ़ते हैं। ये भी बजट का अनाउंसमेंट है, अगर आपको याद होगा, दिस वाज अनाउंस इन द बजट, दिस ईयर्स बजट कॉल्ड एज द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अगर आपको सही से याद होगा तो हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के जो विलेजेस है, ट्राइबल पॉपुलेशन के जो विलेजेस है, उन विलेजेस को हर तरीके से डेवलप करने के लिए, हर एंगल में डेवलप करने के लिए इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट इसी साल के बजट में गवर्नमेंट ने किया था। गवर्नमेंट ने एक पॉइंट मेंशन किया था यहां पे कि 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन को यहां पे हेल्प मिलेगी, 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन को यहां पे सपोर्ट मिलेगा। सो दिस वाज मेंशन इन द बजट एज इट इज एंड वी डिस्कस दिस मेनी ऑफ द टाइम्स। इसके ऊपर हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे कि कितने विलेजेस को सपोर्ट मिलेगा, तो 63,000 villages and 5 करोड़ ट्राइबल पीपल विल गेट बेनिफिट। बजट कितना एलोकेट किया जाएगा, तो 79,156 करोड़ इज द बजट एलोकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे दो बड़े मेन पॉइंटर्स है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, कितने विलेजेस, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन और कितना बजट एलोकेट किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। aims to saturation coverage of tribal majority village and tribal villages in aspirational district। aspirational district हमारे देश में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, राइट। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड या इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया है। अब ध्यान दो, इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जनजातीय प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने 25 इंटरवेंशंस टू बी इंप्लीमेंटेड बाय 17 लाइन मिनिस्ट्रीज टू अचीव फॉलोइंग गोल्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो मेंशन किया गया है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे अलग अलग डेवलपमेंट काम करने, राइट। इन डेवलपमेंट काम को 25 पार्ट में डिवाइड किया गया, 25 इंटरवेंशंस में डिवाइड किया गया, जिसको 17 मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करेगी। सपोज रास्ता बनाना होगा तो मिनिस्ट्री अलग है, वाटर कनेक्शन है मिनिस्ट्री अलग है,
आपको क्लीनलीनेस करना होगा, मिनिस्ट्री अलग है। के कुकिंग गैस की बात होगी, डिफरेंट मिनिस्ट्री है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात होगी, डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो 17 मिनिस्ट्रीज, 17 मिनिस्ट्रीज और 25 इंटरवेंशन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, और जिसमें 4 गोल की बात की है, 4 गोल्स। डेवलपिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहला, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्दी लाइव्स एंड डिग्निफाइड एजिंग। सो ऐसे 4 गोल्स भी यहां पे मेंशन किए गए। एग्जामिनर जरूर यहां पे सवाल पूछेगा। इस योजना को लेके, इस अभियान को लेके शायद ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। शायद वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई बात ही ना करे, एग्जामिनर एक भी सवाल ना पूछे, पर यहां पे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन की बात हो रही है। ट्राइबल पॉपुलेशन के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के सराउंडिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है। 63,000 विलेजेस इज नॉट अ जोक। 5 करोड़ पॉपुलेशन इज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन। बहुत सारे कंट्रीज का तो इतना पॉपुलेशन भी नहीं है जितना ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हमने योजना बनाई हुई है। 79,000 crore is a huge amount of money. So 4 goals mentioned by the government of India. तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब जो बजट एलोकेट किया गया है 79,156 करोड़ के, अब इस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सम अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, बिकॉज दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक और सवाल एग्जाम के लिए, ये योजना सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो यहां पे ध्यान दीजिए। So 56,333 crore by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट 56,333 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर रही है, और स्टेट गवर्नमेंट 22,283 करोड़ का, सॉरी 823 करोड़ का यहां पे कंट्रीब्यूशन कर रही है। So 22,823 करोड़ will be given by the state government, that is mentioned over here, यहां पे मेंशन किया गया है। So very very important। एक बात जल्दी से मुझे बताइए, हु इज अ ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हु इज अ ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बिकॉज उन्हीं के मिनिस्ट्री के अंडर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक और सवाल पूछता हूं, उसका भी आंसर बता दीजिएगा। हमारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं और किसकी याद में मनाते हैं? एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि अभी जनजातीय गौरव दिवस आने वाला है, इट विल कम सून। सो किसकी याद में उस डे को मनाते हैं, और उसी जनजातीय मींस ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये योजना गवर्नमेंट ने लाई है। जी हाँ, जुएल ओराम इज द मिनिस्टर, एब्सोल्युटली राइट। 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी की याद में उस दिवस को मनाया जाता है। तो जुएल ओराम ये फिलहाल मिनिस्टर है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, और बिरसा मुंडा जी के याद में उस दिवस को मनाया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज। इतना इनफ रहेगा। कि बाकी तो ये 4 गोल तो हमने डिस्कस कर लिए। डेवलपिंग एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हाउस होल्ड, जल जीवन मिशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंप्रूविंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात होगी तो यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए लोन, एजुकेशन के लिए लोन, स्किल एजुकेशन की बात होगी। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान आएगा। और ये फिर हेल्थ के लिए है कि भाई हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 4 गोल्स है जो मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। So that's it. That's another scheme for the exam point of view. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्कीम की तरफ जाएंगे। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की बात हो रही है। 35,000 करोड़ इज बीइंग गिवन फॉर पीएम आशा। अब ध्यान दीजिएगा, ये फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है, पीएम आशा। सो अगेन पीएम आशा का फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का मतलब क्या हुआ? जो फार्मर्स है उन फार्मर्स के इनकम को सेफगार्ड करने के लिए इस योजना को बनाया गया। अन्नदाता आय का मतलब है कि फार्मर्स के इनकम को सुरक्षित या संरक्षित करने के लिए इस योजना को गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। और 35,000 करोड़ का यहां पे बजट एलोकेशन है। अगेन 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को यहां पे
फॉलो किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब ना अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का मेन पर्पस क्या होता है? देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। अब मार्केट में क्या होता है, कई बार गेहूं के दाम ऊपर नीचे होते हैं। सपोज गेहूं के दाम नीचे गिर गए, बाजरे का दाम नीचे गिर गया, ज्वारी का दाम नीचे गिर गया, तो फार्मर को नुकसान होगा ना। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारे पास। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, उसी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब जो क्रॉप्स ऑलरेडी एमएसपी के अंदर आते हैं, जो क्रॉप्स ऑलरेडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर आते हैं, उनका तो टेंशन नहीं है, उनका तो कोई टेंशन नहीं है। पर बाकी जो क्रॉप है, बाकी जो है, उनके लिए ये आशा सही तरीके से आशा प्रोवाइड करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। सो वही पॉइंटर्स यहां पे मेंशन किए गए, तो ध्यान रखिएगा। बाकी तो इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो, दैट्स इट, आई विल मूव फॉरवर्ड। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर द रबी सीजन। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, अब ध्यान रखना, जब भी ऐसा लिखा होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खरीफ, फॉर रबी, फॉर एनी अदर क्रॉप, इसका मतलब फर्टिलाइजर के सब्सिडी की बात हो रही है। इसका मतलब फर्टिलाइजर के सब्सिडी की बात हो रही है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मतलब है खाने के न्यूट्रिशन की बात नहीं होगी। ये खाओगे तो ऊपर से आशीर्वाद देना पड़ेगा, ठीक है। सो डोंट डू दैट। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का मतलब है कि यहां पे फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडी की बात हो रही है। तो यू कैन सी रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स जो है कि उनके लिए यहां पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अब ना ये जो न्यूज है, इफ यू आर गिविंग द एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, इफ यू आर गिविंग द एग्जाम्स ओरिएंटेड टू एग्रीकल्चर, देन आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी के लिए आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अगेन ये ओनली फॉर रबी सीजन। यहां पे अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24,475.53 करोड़ खर्च करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगेन सब्सिडी की बात हो रही है। ऑब्वियसली पी एंड के फर्टिलाइजर्स, पी एंड के का मतलब है फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए ये सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। इतना इनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रबी सीजन जो 1/10/2024 से 31/3/2025 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा मेंशन किया है गवर्नमेंट ने। ये सीजन वाइज आता ही है, सीजन वाइज फर्टिलाइजर की सब्सिडीज के ऊपर बातचीत होती रहती है। अगेन इफ यू आर गिविंग नाबार्ड एग्जाम और एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, देन यू शुड नो इन डिटेल। अदरवाइज ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ दीजिए, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल गो टू द नेक्स्ट। अब इसके बाद जो बैक टू बैक न्यूज है, सारी न्यूज हमारे स्पेस सेक्टर को लेके है। आपको याद होगा ड्यूरिंग बजट प्रेजेंटेशन निर्मला जी टॉक्ड अबाउट द स्पेस सेक्टर, शी डिस्कस अबाउट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द स्पेस सेक्टर। इसके अलावा हमने रिसेंटली एक डे भी सेलिब्रेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बताएगा मुझे कि चंद्रयान 3 के सक्सेस को लेके कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में डालिए। उस डे के सेलिब्रेशन के टाइम पे भी जितेंद्र सिंह साहब, जिनके पास स्पेस डिपार्टमेंट आता है, उन्होंने भी कुछ बातें की थी। उन्हीं बातों को कैबिनेट ने यहां पे एक्सेप्ट किया है। तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद कौन सा डे मनाया गया, एक बार बता दीजिएगा। नेशनल स्पेस डे, वेरी इजी, 23rd ऑफ अगस्त था या 23rd ऑफ सितंबर रहेगा या 25th है? एक बार बता दो भाई मुझे, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। 23rd ऑफ अगस्त आपका कहना है। चलो, वेरी गुड, नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई चंद्रयान 4 भी आएगा। अब चंद्रयान 4 कैसे आएगा? इंडिया गोज टू मून अगेन, दिस टाइम टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर लैंडिंग ऑन द मून। मीन्स व्हाट? इस बार चंद्रयान 4 चांद पे जाएगा, चांद से सैंपल लेगा और वापस धरती पे आएगा। ओके, सो जाके वापस आने वाले हैं, वहीं पे नहीं बसेंगे। तो चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल हुआ, अब चंद्रयान 4 एक स्टेप आगे रहेगा, सैंपल्स कलेक्ट करके हमें वापस धरती पे भी आना है, और यही फोकस यहां पे है। सो कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूवल मिल चुका है। सो चंद्रयान 3 के अंदर जो भी हमने सैंपल्स के ऊपर तो काम किया था, पर इस बार उसे सक्सेसफुली नीचे लाया जाएगा। अब एक कब करने की बात हो रही है? चंद्रयान 4 मिशन विल अचीव द फंडामेंटल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इवेंचुअली फॉर इंडियन लैंडिंग ऑन द मून बाय 2040।
सो लैंडिंग ऑन द मून, मून पे जो हमें कदम रखने हैं कि उसको 2040 में हमें पूरा करना है, उसके पहले ये सक्सेसफुल मिशन रहेगा। चंद्रयान 4 का बजट 210.06 करोड़ विल बी द बजट एलोकेशन। तो ये भी एक फैक्टर यहां पे मेंशन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो दैट्स द केस रिगार्डिंग दिस न्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब दूसरा पॉइंट, आफ्टर मून एंड मार्स इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन वीनस के, वीनस के ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। अब एक और हमने प्लैनेट पकड़ लिया है कि भाई अब तेरे को भी हम छोड़ेंगे नहीं, मार्स सक्सेसफुल हुआ, अब यहां पे वीनस की बात होगी। अब एक बार देख लेते हैं। सो वीनस ऑर्बिटर मिशन, वोम नाम दिया गया है, वीनस ऑर्बिटर मिशन इज अ नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर, एंड the mission is expected to be accomplished on the opportunity available during March 2028। मार्च 2028 में शायद इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा एक बात कैबिनेट के मीटिंग में डिस्कस किया गया। इसके लिए बजट देख लेते हैं। जो वोम मिशन है, वोम मिशन का बजट है 1236 करोड़, आउट ऑफ विच 824 विल बी स्पेंट ऑन द स्पेसक्राफ्ट, के स्पेसक्राफ्ट के लिए 824 है, और बाकी का जो है वो रेस्ट ऑफ द अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए खर्च किया जाएगा। सो अगेन वीनस मिशन 2028 बजट 1236 करोड़ विल गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, न्यू रीयूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल फॉर भारत। लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल रीयूजेबल, याद होगा कुछ दिनों पहले उसका टेस्टिंग हुआ था, कुछ दिनों पहले हमने टेस्टिंग किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो जो व्हीकल है वो वापस आएगा और उसे दूसरे लॉन्च के लिए रीयूजेबल, जैसे नॉर्मली पीएसएलवी जीएसएलवी जब जाते हैं तो एक बार जो लॉन्च कर दिया वो फिर खत्म हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर पाते, तो ये रीयूजेबल रहेगा, जिसका ऑलरेडी टेस्टिंग कुछ दिनों पहले हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इसके ऊपर एक बार बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी, इसका नाम है एनजीएलवी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, टू बी सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी क्रिएट करने की बात हो रही है, एंड बाय 2040, बाय द वे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, चांद पे कदम रखने हैं, तो उसी एंगल में NGLV will have 3 times the present payload capability and 1.5 times the cost of the LMV। So जो हमारा LMV फिलहाल है उससे 1.5 टाइम्स इसकी कॉस्ट रहेगी और 3 टाइम्स इसका पेलोड कैरी करने का कैपेसिटी होगा। दैट इज द पॉइंट विच इज मेंशन हियर, बाकी और कुछ नहीं। अगेन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं, उसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। By the way, the total budget allocation for different campaigns, especially including this 8240 करोड़ will be allocated for this, ऐसा गवर्नमेंट ने मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, so that's it, next generation satellite launch vehicles 8240 करोड़ is given by the government of India। अब यहां पे आते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये, अब हमें भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन क्रिएट करना है। चाइना ऑलरेडी ऑलमोस्ट बना चुकी है, रशिया भी बना रही है, सो इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अवर ओन स्पेस स्टेशन, जिसका नाम रहेगा बास, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सो 2028 तक, सॉरी 2028 तक पहला मॉड्यूल जो है वो हम लॉन्च कर देंगे। पहला मॉड्यूल, पूरा स्पेस स्टेशन शायद थोड़ा लेट बनेगा, पर पहला मॉड्यूल 2028 तक। तो 2028 हम सोच रहे वीनस वोम के VOM, और वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास की बात हो रही है, वो भी 2028 तक उसका पहला मॉड्यूल हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वो भी एक अनाउंसमेंट यहां पे किया गया है। सो बिग अनाउंसमेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे आएगा। अब बजट एलोकेशन देखते हैं। Additional funding of 11,170 crore is already approved. The total funding for Gaganyaan program with the revised scope of being enhanced to 20,000. So Gaganyaan को भी इसके साथ जोड़ दिया है, क्योंकि in future वो भी helpful रहेगा हमारे लिए। So in that way this will be implemented. By the way 2035 तक हमें हमारा पूरा का पूरा स्टेशन क्रिएट करना है, बट 2028 तक पहला मॉड्यूल ये जाएगा, ये भी बात है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके, अगर आपको याद होगा मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की थी एनपीएस वात्सल्य को लेके के। सो एनपीएस वात्सल्य को कल
ऑफिशियली लॉन्च किया गया, कल ऑफिशियली उसकी शुरुआत की गई है। एनपीएस वात्सल्य ये 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए पेंशन की पॉलिसी है, पेंशन कम इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से पॉलिसी काम करती है। मिनिमम 1000 रुपीज का पर एनम का इन्वेस्टमेंट होगा, जो गार्डियन या पेरेंट्स करेंगे, मैक्सिमम जितना इन्वेस्टमेंट करना कर सकते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम में अभी माइनर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, और जहां पे 18 ईयर से कम की बात हो रही है। दैट्स इट, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। ये जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, ये बैंकों से भी मिल सकती है, एनबीएफसी से भी मिल सकती है, पोस्ट ऑफिस से भी इसको हम अवेल कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो ये थी हमारी सारी पीआईबी की मेन न्यूज, जिसमें स्पेस की बहुत सारी चर्चाएं थी। यस, यहां पे भी क्वेश्चन बनते हैं। बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट द स्कीम फॉर द ट्राइबल, स्कीम फॉर द फार्मर्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द स्कीम फॉर द biotechnology field. We also talked about the one nation one election. So many things were discussed in last or the yesterday's cabinet meeting, and which were there. So that's it from the PIB part. Yes.